हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम कॉलम से रिलेटेड टर्म्स एंड फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में शॉर्ट कॉलम के लिए जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो लेस देन 12 होता है और लॉन्ग कॉलम के लिए सिलेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होता है। हमने डिस्कस किया था करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला, जो कि लॉन्ग कॉलम के लिए यूज करते हैं 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 भी। ये था, हमने करेक्शन फैक्टर डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो करेक्शन फैक्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और रह गया, वो था कि यदि कॉलम की लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लेंथ टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन का जो रेशियो है वो यदि 40 से ज़्यादा हो, तो जो हम रिडक्शन फैक्टर यूज करेंगे वो उसका फॉर्मूला होगा 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 160 आई मिनिमम। ठीक है, ये अपवाद है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यदि लेंथ टू लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन ग्रेटर देन 40 है तो हम जो रिडक्शन फैक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे वो 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 160 आई मिनिमम होगा। अब सिलेंडरनेस लिमिट देख लेते हैं कॉलम के लिए। जो सिलेंडरनेस लिमिट है, द अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन एंड रेस्ट्रेंड सेल नॉट एक्सीड 60 टाइम्स ऑफ इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन। जो अनसपोर्टेड लेंथ है वो 60 टाइम्स ऑफ इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये किसके लिए है? कॉलम के लिए सिलेंडरनेस लिमिट। इफ वन एंड ऑफ ए कॉलम इज अनरेस्ट्रेंड, इट्स अनसपोर्टेड लेंथ सेल नॉट एक्सीड 100 बी स्क्वायर अपॉन डी। किसके लिए है ये? यदि एक जो एंड है कॉलम का वो अनरिस्ट्रेंड हो तो 100 बी स्क्वायर अपॉन डी हम यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं कॉलम का अकॉर्डिंग टू टाइज। एक होती है लेटरल टाइज कॉलम और एक होता है हेलिकल टाइज कॉलम। ठीक है, दो टाइप के कॉलम होते हैं टाई के अनुसार, लेटरल टाइज कॉलम और हेलिकल टाइज कॉलम। लेटरल टाइज कॉलम में जो शॉर्ट कॉलम का फॉर्मूला होता है और लॉन्ग कॉलम का फॉर्मूला होता है वो दोनों सेम होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? 0.40 सिग्मा सी के ए सी प्लस 0.67 सिग्मा बाई ए एस सी। ए एस सी यहाँ पर क्या है? एरिया ऑफ स्टील, और ए सी यहाँ पर है एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। मिनिमम डाया हमसे पूछा जाता है एग्जाम में कि लेटरल टाइज का मिनिमम डाया कितना यूज करते हैं। तो लेटरल टाइज का जो मिनिमम डाया है वो 5T यानी कि लार्जर डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार अपॉन 4 और 6 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 mm, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर हो, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर हो वो हम लेके चलते हैं। ठीक है, एक तो 6 mm और एक जो हमारा डायमीटर दे रखा है लॉन्गिट्यूडनल बार का, जो लार्जर डाया है उसका फोर्थ, उन दोनों में से जो भी ग्रेटर हो वो हम क्या लेके चलते हैं? टाई का डाया लेके चलते हैं। मैक्सिमम पिच ये भी पूछी जाती है। जो मैक्सिमम पिच है वो 3 कंडीशंस पर डिपेंड करती है। एक तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन पे, एक 16 और स्मॉलर डाया इन दी बार, 16 इंटू स्मॉलर डाया ऑफ बार, एक होती है 300 mm। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो हमारी मैक्सिमम पिच होगी। क्या क्या है ये कंडीशन? लीस्ट लेटरल डायमेंशन, 16 इंटू स्मॉलर डाया ऑफ बार और 300 mm, 300 mm। ठीक है, इन दोनों में से जो भी, इन तीनों में से जो भी कम हो। अब हम चलते हैं हेलिकल टाइज कॉलम पे। जो हेलिकल टाइज कॉलम है उसमें बस एक चीज़ चेंज हो जाती है। क्या? कि इसमें हम 1.05 का मल्टीप्लाई करते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी के फॉर्मूला में, 0.40 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 सिग्मा बाई ए एस सी। ठीक है, हम क्या करते हैं? केवल 1.05 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि लोड कैरिंग कैपेसिटी 5% बढ़ जाती है। इसमें 5% लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो हेलिकल टाइज कॉलम होते हैं उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 5% बढ़ जाती है। हेलिकल टाइज कॉलम की डक्टिलिटी भी लेटरल टाइज कॉलम की तुलना में ज़्यादा होती है, यानी कि जो हेलिकल टाई कॉलम होते हैं उनकी डक्टिलिटी भी ज़्यादा होती है और लोड कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। मिनिमम डाया ऑफ हेलिकल टाइज का आता है वो सेम होता है जो कि पहले था। ठीक है, लेटरल टाइज के लिए था वही होगा, लार्जर डाया का फोर्थ और 6 mm, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वही मिनिमम डाया होगा। किसका? हेलिकल टाइज का। मिनिमम पिच यहाँ पर चेंज हो जाती है, ये ज़रूर याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
जो हेलिकल टाइज हैं उनकी जो मिनिमम पिच होती है वो लेस देन इक्वल टू 75 mm, लेस देन इक्वल टू 75 mm, और 1/6 ऑफ कोर डाया, 1/6 ऑफ कोर डाया। इन दोनों में से जो भी लेसर होगा वो होगी हमारी मिनिमम मैक्सिमम पिच। ठीक है, 75 mm और 1/6 ऑफ कोर डाया। और मिनिमम पिच कितनी होगी? मिनिमम पिच होगी या तो 25 mm या फिर 3 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट। जो हेलिकल रेनफोर्समेंट है उसके डाया का 3 टाइम्स, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर हो, या तो 25 mm या 3 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर हो वो होगी मिनिमम पिच। और मैक्सिमम पिच होगी 75 mm और 1/6 ऑफ कोर डाया, इन दोनों में से जो भी कम हो। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना था, लिख लीजिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और भूल सकते हो आप। ठीक है, अगला है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोर है वो हमारी 0.36 Ag/AK-1 FCK/F से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.36 Ag/AK-1 FCK/F। ये फार्मूला आपको याद रखना है हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए। वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.36 Ag/AK-1 FCK/Fy। ठीक है, Ag यहाँ पर ग्रॉस एरिया है कॉलम का और AK है यहाँ पर ग्रॉस एरिया ऑफ कोर। अब हम देखते हैं मिनिमम इसेंट्रिसिटी के बारे में। जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी है वो IS 2000 के अनुसार 20 mm से कम नहीं होनी चाहिए। जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी है वो 20 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जरूर याद रखना है आपको। ई मिनिमम बराबर L अनसपोर्टेड अपॉन 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ये चाहे B हो सकती है चाहे D हो सकती है, दोनों अलग अलग होंगी, अपॉन 30 और 20 mm। ठीक है, यानी कि जो ई मिनिमम है वो हमेशा 20 mm से ज़्यादा होगी, 20 mm से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है। ये क्वेश्चन में न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी पूछा जाता है। यहाँ पर आपको L दे देगा और D या फिर B दे देगा और आपसे क्या पूछेगा? इसेंट्रिसिटी निकालिए। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि 20 mm से कम नहीं हो सकती है इसेंट्रिसिटी। यदि फॉर्मूले में निकल भी आए आपको 20 mm से कम, तो आपको डिजाइन करते समय 20 mm से ज़्यादा ही लेके चलनी है। ठीक है, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम IS 456/2000 के अनुसार कॉलम में जो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी है वो 0.05 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन से अधिक नहीं होनी चाहिए। 0.05 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन, यानी कि जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी है वो तो 20 mm से कम नहीं होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है वो 0.05 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोनों ही आपको याद रखने हैं, 0.05 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी। अब हम इफेक्टिव लेंथ देख लेते हैं। इफेक्टिव लेंथ कॉलम की वो लेंथ होती है जिसमें बकलिंग अंडर द एक्शन ऑफ लोड, जो लोड का एक्शन होता है उसके कारण क्या होती है? बकलिंग होती है, उसके कारण बकलिंग होती है। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ कॉलम की वो लेंथ होती है जिसमें यदि हम कॉलम पर लोड लगाते हैं तो उस लोड के कारण बकलिंग होती है। दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बीच की जो लेंथ है कॉलम में वो भी क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ। दो टर्म्स निकल के आई हैं कि लेंथ बिटवीन द कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट ऑफ कॉलम इज कॉल्ड एज इफेक्टिव लेंथ, और ए अदर टर्म इज लेंथ ऑफ कॉलम विच टेक पार्ट इन बकलिंग अंडर द एक्शन ऑफ लोड, यानी कि लोड लगाने पर जिस पार्ट में बकलिंग होगी वो लेंथ इफेक्टिव लेंथ कहलाएगी। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? इफेक्टिव लेंथ पूछी जाती है, एंड कंडीशन हमको दी हुई होती है। ठीक है, तो एंड कंडीशन एक एक करके देखेंगे हम। यदि आपको बोला जाए कि फिक्स्ड कॉलम है, डायरेक्ट आपको याद रखना है फिक्स्ड कॉलम है, तो 0.65 L हम लेंगे इफेक्टिव लेंथ। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, इसकी कंडीशन कैसे लिखते हैं कि कॉलम हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। रेस्ट्रेंड का मतलब है बाधित, रोटेशन नहीं हो सकता दोनों एंड पे।
दोनों एंड पे रोटेशन नहीं हो सकता, इसका मतलब फिक्स्ड है, ठीक है। हेल्ड इन पोजीशन इसका मतलब फिक्स है, ना तो मूवमेंट हो रहा है ना ही रोटेशन हो रहा है, तो फिक्स्ड एंड के लिए हम 0.65L लेके चलते हैं। इफ ए कॉलम इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड बट रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, यानी कि हमको क्या बोला है कि एक एंड पर तो वो फिक्स है बिल्कुल, ना तो पोजीशन हो रही है ना ही रोटेशन हो रही है, लेकिन एक एंड पे फिक्स तो है लेकिन उसमें रोटेशन हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 0.10L होगा, 0.80L होगा, यानी कि जब एक एंड हिंज हो तो हम किस काम में लेते हैं, 0.80L लेंथ लेके चलते हैं। अगला है, इफ ए कॉलम इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, यानी कि हमको दे दी है कंडीशन हिंज की, दोनों पॉइंट हमारे क्या कर दिए हैं, हिंज कर दिए हैं, तो जो हमारी लेंथ है वो हो जाएगी 1L, क्या हो जाएगी 1L। ये तो आपको याद रखना ही है कि जब हिंज होते हैं दोनों एंड तो जो हमारी इफेक्टिव लेंथ है वो हम L लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ए कॉलम इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, यानी कि यहाँ पर क्या कर दिया है कि एक एंड तो हमारा बिल्कुल रोक दिया है, उसमें पोजीशन भी है और रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन भी है, बल्कि जबकि में दूसरे जो एंड है उस पर क्या हो रहा है कि वन एंड रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, यानी कि जो दूसरा एंड है उसमें रोटेशन तो नहीं होगा लेकिन वो पोजीशन पे रहेगा, हेल्ड इन पोजीशन। तो ऐसे कंडीशन के लिए 1.2L हम लेके चलते हैं। सेकंड इज, इफ ए कॉलम इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एट द अदर एंड पार्शियली रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, तो उसके लिए हम 1.5L लेके चलेंगे, यानी कि रोटेशन के लिए तो क्या है वो पार्शियली रेस्ट्रेंड है लेकिन पोजीशन में नहीं है, तो उसके लिए हम 1.5L लेके चलेंगे। अगली जो कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक एंड तो हमारा बिल्कुल फिक्स है ना, दूसरा एंड पे क्या हो रहा है कि नॉट रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन और नॉट हेल्ड इन पोजीशन, यानी कि फ्री है वो, और फ्री एंड होता है जब एक एंड फ्री होता है तो 2L हम लेके चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। एक तो हिंज वाला याद रखना है, एक फिक्स्ड वाला याद रखना है, एक फ्री वाला याद रखना है। फ्री वाला पूछा जाता है जब एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड बिल्कुल फ्री हो तो हम 2L इफेक्टिव लेंथ लेके चलते हैं। If a column is effectively held in position at one end but not restrained against rotation at other end, restrained against rotation but not held in position, ठीक है, यानी कि एक एंड पे तो रोटेशन नहीं है और एक एंड पे हमारा पोजीशन ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, 2L लेंथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये थे इफेक्टिव लेंथ अलग अलग एंड कंडीशंस के लिए, और हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए, टाइज के लिए और स्लेंडरनेस लिमिट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।